हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हमने लास्ट जो सेशन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग की, भैया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की जब हम अकाउंटिंग सीख रहे थे तो अकाउंटिंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस का केस है तो क्या होगा, और अदर देन लाइफ इंश्योरेंस का केस यानी कि जनरल इंश्योरेंस का केस है तो वहां पर क्या होगा। जनरल इंश्योरेंस का मतलब है ऐसी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ को कवर नहीं करती, लाइफ के अलावा किसी में कवर करती है, वो सारी की सारी पॉलिसी आपकी जनरल इंश्योरेंस के केस में आती हैं। तो वहां की हमने सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपसे अकाउंट्स पूछे जाते हैं कि अकाउंट्स किस तरीके से कौन कौन से आपको बनाने हैं। वहां पर हमने रेवेन्यू अकाउंट की बात की थी, P&L की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। हम दोनों वहां पर हम लोगों ने सीखे थे। वन बाय वन करके हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस तीनों कंपनी का जो टोटल है वो 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है। तो यानी एक बात तो क्लियर है कि किसी भी टॉपिक का बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन का इन द सेंस 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा कि 14 मार्क्स से क्वेश्चन लाने के लिए उसको बैलेंस शीट तक जाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे केसेस के अंदर वो बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसलिए मैं बैलेंस शीट को स्किप करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि बैलेंस शीट पर एक क्वेश्चन ले तो आप लोगों के कमेंट के आधार पर डिसाइड करेंगे, और वो हम एग्जाम से पहले एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड उठाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के केस में। अदरवाइज हम यहाँ पर नहीं उठेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक क्वेश्चन को करने के लिए पूरा वन वन एंड वन हाफ एंड आवर आपको रिक्वायरमेंट है, जो इतना टाइम अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, तीनों से नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर 7 7 मार्क्स से दो क्वेश्चन है, 7 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। 4 4 नंबर के दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे छोटे छोटे पूछेंगे। रेवेन्यू अकाउंट और P&L अकाउंट, इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए बैलेंस शीट की भी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में होती है। तो पहले मैं कुछ बातें अपनी एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरेटिकल जो रिलेटेड है उसको मैं एक्सप्लेनेशन में डालूंगा, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा कि हम कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, क्या क्या हम मेंटेन करेंगे। फिर दूसरा, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था कि एक ये जो जनरल इंश्योरेंस होती है वो किस तरीके से काम करती है, वो पूरा फंडामेंटल विद हमने ग्राफिकल डायग्रामेटिक सिस्टम से हमने उसको समझने की कोशिश की थी। अब हम उसी चीज को यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी देखेंगे कि एक इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस किस तरीके से करती है, खर्चे कैसे करती है और इनकम किस तरीके से जनरेट करती है। उन सारी सारी मैं बातें यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले बहुत सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पहला डिफरेंस तो आपको ये मैंने पहले ही सेशन के अंदर बता दिया था कि हम जब जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं, उन दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लाइफ को हम अश्योर करते हैं, और जनरल जो बाकी इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उन सारी की सारी पॉलिसी के थ्रू रिस्क को इंश्योर किया जाता है। यानी कि इंश्योर का मतलब ये होता है, इंश्योर टर्म्स वहां पर यूज होती है जहां पर आपको लगता है कि इसके एज इट इज इसको कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो बाइक डैमेज हो गई, तो आप उस डैमेज को कंपनसेट कर सकते हो पुरानी पहली जैसी बाइक बनाने के लिए, या पहले से बेहतर बनाने की आप उसको कंपनसेट करने का वादा कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कहाँ पर बेटा, जब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो वहां पर लाइफ को अश्योर किया जाता है। क्योंकि एक बार मान लो कि आपका हड्डी टूट जाती है, तो क्या हड्डी एज इट इज आ जाएगी? नहीं आएगी, उसमें रॉड लगी होगी, कुछ भी तो डैमेज हुआ होगा, एज इट इज नहीं हो सकती लाइफ। मान लो इंसान मर गया, मतलब लाइफ सॉरी एक्सीडेंट वाला नहीं आएगा, वो आपके जनरल में जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ क्या कि मतलब लाइफ आपके मर गए तो क्या वापस आ जाओगे? नहीं आएगा। यानी इसीलिए यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स बोलते हैं कि भैया देखो, कि हम बात जब कर रहे होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, उस केस के अंदर लाइफ को अश्योर किया जाएगा, इंश्योर नहीं किया जाएगा। पहला फंड तो ये है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स टू बी नोट्स, सॉरी अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 1, अकाउंट्स, अकाउंट्स टू बी मेंटेन। भैया बताओ ना, अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन किए जाएंगे? अकाउंट कौन कौन से मेंटेन किए जाएंगे? पहला अकाउंट्स, पहला अकाउंट्स, पहला है रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा है
वैल्यूएशन बैलेंस शीट, और ये होगी 1938 के हिसाब से। ठीक है, और लिख लो एट लीस्ट वंस इन 2 ईयर। ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया आप जो बात कर रहे हो इस वैल्यूएशन बैलेंस शीट को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हर साल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन जो होती है लाइबिलिटी की, वो एक्चुरी करता है। कौन करता है बेटा? एक्चुरी करता है। और एक्चुरी की जो पेड कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां क्या करवाती हैं, अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को जो मेजर करवाती है, जो वैल्यूएशन करवाती हैं, वो हर 2 साल के अंदर करवाती है कि भाई कितनी लाइबिलिटी हमारे पे बची हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर आपको एक बार आपको करवाना है। ठीक है ना? इसके अलावा ये बेसिकली कहूँ तो वर्किंग का पार्ट बना दो, फाइनल अकाउंट का पार्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी, इसके बाद बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टी से बनेगी अब क्या? बैलेंस शीट। मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं बेसिकली इस पर 2 सेशन लेने वाला हूँ ना। ठीक है ना? जैसे होगा कुछ 2 सेशन में करेंगे, पहले पूरे थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल बातें करने वाला हूँ इसके अंदर, और इसके जो कंसेप्ट की बातें हैं, उनको करूंगा, फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाने की बात करेंगे। चलिए, तो बैलेंस शीट की बेसिकली हम बात नहीं करेंगे, बाकी सबकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेस्ड ऑन सोशल सोसाइटी कंसेप्ट। इस बात को ध्यान से देखो, आपका इंस्टीट्यूट बोलता है, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि इरेडा बोलता है, भैया देखो, जो आप इंश्योरेंस कर रहे हो किससे रिलेटेड मेरे बच्चे? लाइफ से रिलेटेड। वो सारा के सारा सोशल कंसेप्ट बेस है। सोशल सोसाइटी कंसेप्ट का मतलब है आप जो उन लोगों से कमा रहे हो, वो वापस से आपको एज ए वेलफेयर को देना पड़ेगा, एज ए बोनस आपको देना पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं अभी, आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, आपसे प्रीमियम लेती है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करने से वो कहीं ना कहीं इनकम कमाती है। इस इनकम में से सारे खर्चे हटाने के बाद, अपने खुद के खर्चे हटाने के बाद, क्लेम प्लेम सबको सेटल करने के बाद, जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का आपको वापस पूरा की पूरा आपको रिटर्न बैक कर दिया जाता है। क्या सर ऐसा होता है? हाँ। जिन्होंने जिन्होंने जिनसे आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, आप उनसे पूछना कभी ऐसी बातें, क्या ऐसा होता है क्या? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं है। उनका मोटिव ओनली फॉर क्या है? समाज की सेवा करना। सर ऐसी बात है? हाँ। क्या किसी के मरने से कोई कमाई करता है? सर कैसी बात कर रहे हो, हॉस्पिटल वाला करता है। हॉस्पिटल वालों का भी मोटिव बिजनेस नहीं होता है, उनका भी मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका भी समाज की सेवा ही करना होता है। सर शमशान घाट में पंडित जी भी कमाते हैं, वो भी आपकी सेवा करते हैं। तो जितनी भी लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी की सारी समाज सेवा के दायरे में आती हैं, ना कि वो किसी बिजनेस के दायरे में आती हैं। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका मोटिव, ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी जो भी है, उसकी सारी की सारी क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना उनका मेन उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लोज में क्लियर मेंशन है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, वो बेसिकली सोशल सोसाइटी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। यानी कि जो प्रॉफिट पब्लिक से तुमने कमाया है, उस प्रॉफिट को वापस उसको रिटर्न बैक देना पड़ेगा। उसके क्या एडजस्टमेंट होंगे वो कैलकुलेटेड पार्ट में है, बट अभी इतना समझो कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती है, ओनली फॉर समाज सेवा के लिए बनाई गई है। मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे। अब इसके अंदर क्या बोला गया है? बोला गया कि देखो, मैं सिंपल सा कहूंगा, मैं यहाँ छोटा 2 पॉइंट डाल रहा हूं, यहाँ छोटा सा ले रहा हूं मैं। प्रॉफिट अर्न बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जब कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाती है,
जब कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है बेटा, प्रॉफिट कमाती है। तो 95% ऑफ प्रॉफिट रिटर्न बैक टू पॉलिसी होल्डर। और जो बचा कुछ 5% है, डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो कोई एंटिटी है और उस एंटिटी ने मान लेते हैं 100 करोड़ कमाया है, उसका मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना बताओ, 100 करोड़। उस 100 करोड़ का 95% तो एज ए बोनस, एज ए बोनस किसको दे दिया जाएगा बेटा बताओ, पॉलिसी होल्डर को। यानी कि पॉलिसी होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और जो प्रॉफिट आपने 100 करोड़ कमाया है, इस 100 करोड़ का 5% यानी कि मैं कहूं तो 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी कि मालिकों को। यानी मैं ऐसा कहना चाहूं, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई है उनको ओनली फॉर और ओनली फॉर 5% का प्रॉफिट मिलता है, बाकी 95% प्रॉफिट किसको जाता है बेटा, पॉलिसी होल्डर को। क्या सर 95% से कम नहीं हो सकता, मैंने बोला नहीं, ये 95% से कम नहीं हो सकता। क्या सर ये 90%, 95% से ज्यादा हो सकता है, मैं कि यस ये हो सकता है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेते हो, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेते हो कि भैया हम इस केस के अंदर ओनली फॉर हम क्या कर रहे हैं, 95 की जगह ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप आराम से परमिट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि ये परमिट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ज्यादा के लिए, कम के लिए नहीं। कम तो तुम कर ही नहीं सकते, मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कहानी, ये आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ तक आप नोट कर तो चलिए फटाफट से मेरे बच्चे साथ साथ करना ना, मैं वही बात नोट करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है यहाँ पर हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं सर बोनस कैसे बात कर रहे हैं कि बोनस होगा, तो यहां लिख लो टाइप्स ऑफ बोनस। इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट दे रखे हैं आपके लिए ना, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। आप जब स्टडी मेट को पढ़ोगे तो वहां पर आपको थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं, फिर भी मैं चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हम टाइप्स ऑफ बोनस की बात करते हैं, बोलता है इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड कैश बोनस। दूसरा है इन एज ए सब्सट्रैक्टिंग ऑफ प्रीमियम। एक होता है एच मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है, कंपनी ये वाला इंश्योरेंस कभी भी दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको लगता है बोनस देना, कैश पकड़ा है खत्म कर दिया, तो सिंपल सा है, पहले बोनस ड्यू कर दो, बोनस अकाउंट है बैंक पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहती नहीं, हम आपको कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, जो आपका प्रीमियम का अमाउंट आता है, जैसे मान लो आपकी 10,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है एज ए प्रीमियम, तो बोला ऐसा करो आप 8,000 हमें क्या कर दो, 8,000 ईच मंथ हमें इंस्टॉलमेंट पे कर दो। उस केस के अंदर यहां पर वो चीज क्रिएट हो जाएगी, भैया ठीक है, आपका जो बेसिकली जो प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट है, जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो 10K है, लेकिन आपने बोला कि ठीक है, आप इसको प्रीमियम जो बनाया है अभी आपने 8K कर दो, डिफरेंस अगर 2K का, तो 2K पर मंथ आपको एज ए बोनस दिया जा रहा है, ये बात भी आपको वहां देखनी पड़ेगी।
तीसरा, जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी के डेट पर आप उस केस के अंदर क्या करोगे, जब मैच्योर हो रही है तो उस केस के अंदर आप वहां पर सेटलमेंट कर दोगे। इसको रिवाइजनरी बोनस भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा, बताओ उसको। रिवाइजरी बोनस बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं बिजनेस के स्ट्रक्चर का एक बार और बात करता हूं ना, पॉइंट नंबर 4। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्ट्रक्चर, किसका काम करने का किस तरीके से तरीका है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना काम बिजनेस किस तरीके से करती है। जैसे हम छोटी छोटी बातें करते हैं, भैया देखो, हमारे पास बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंस लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हम बात करें, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, मिस्टर सी था। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस केस के अंदर, तो इरडाई बोलता कि भैया देखो, आपको मिनिमम 100 करोड़ की कैपिटल रखनी पड़ेगी जब आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में इंटर कर रहे हो। तो आपकी उस टाइम कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिनिमम 100 करोड़ का होना मैंडेटरी है। तो यानी कि आप जब एवीसी ने इसको क्या किया था, रजिस्टर्ड करवाया था, तो उस केस के अंदर कैपिटल कितनी थी बेटा, 100। तो 50 करोड़ का इसने दे दिया, 30 करोड़ इसने दे दिए, और 20 करोड़ इसने दे दिए। तो टोटल मिलाकर के इनके पास जो फंड हो गया, वो हो गया 100 करोड़ का। ये किसका पैसा मेरे बच्चे? ये ओनली फॉर ये जो अमाउंट है आपका, ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। क्या है मेरे बच्चे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ध्यान से देखना है पूरा प्रोसीजर। यदि समझ में आ गया, समझ लो, आपके आधे से फॉर्मेट खत्म हो जाएंगे, आधी से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगे। इसको समझना बेहद जरूरी है। अब ये क्या करेगी, ये जा करके इस वाले पैसे को, इस वाले पैसे को क्या करे बताओ ये? इस वाले पैसे का क्या करेगी? परचेज इन्वेस्टमेंट। बोलो। ये जो 100 करोड़ कैपिटल का पैसा है, इस पैसे का क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी? खुद के पास तो रखेगी नहीं, इसको क्या करेगी, मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, इसकी परचेज कर लेगी इन्वेस्टमेंट। बोलो है ना। अब क्या होगा मुझे बताओ, यहां पर फिर क्या होगा, दूसरा केस ये सिचुएशन होगा कि मान लीजिएगा यहां पर भी है कुछ लोग, यहां पर पब्लिक है। ये पब्लिक क्या करेगी, ये पब्लिक इनसे पॉलिसी परचेज करेगी। सेल द पॉलिसी। बोलो है ना। आपको नहीं लगता है पॉलिसी क्या करेगी, परचेज करेगी? बोलो। जब ये पॉलिसी परचेज करेगी, तो मुझे सिंपल सा एक बात और बताओ, इस केस के अंदर पेड प्रीमियम, बोलो ना, हाँ और ना, क्लियर है।
आपको नहीं लगता जो ये अमाउंट आया, मान लीजिएगा ये वाला अमाउंट थोड़ा हम डमी ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास 1000 करोड़ है, ये हमारे पास कितना है मेरे बच्चे, ये मान लेते हम 1000 करोड़ है। इस पैसे का कंपनी बताओ क्या करेगी? फर्दर इक्वेशन क्रिएट होगी यहां से। इस 100 करोड़ का क्या करेगी? 100 करोड़ में 1000 करोड़ है ना, सॉरी। बताओ इस 1000 करोड़ का क्या करेगी? सर सिंपल सी बात है, इसमें नई बात क्या है? परचेज इन्वेस्टमेंट करेगी। बहुत, बहुत ही बढ़िया। बोलो। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो ना, ये भी बताओ क्या करेंगे? अर्न इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बताओ क्या करेंगे, ये भी इनकम कमाएंगे। बोलो है ना। अब यहां सवाल ये उठता है, अब होगा क्या? अब होगा क्या? ये पूरी की पूरी इनकम किसकी है मेरे बच्चे? पूरी की पूरी इनकम बताओ किसकी है? ये जो इन्वेस्टमेंट पे इनकम उन्होंने कमाई है, तो मैं ऐसा कह दूं, इनकम्स, या ऐसा कह दो 100% इनकम्स, या इनकम बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। बोलो, क्या मैं ऐसा कह दूं, ये जो पूरी की पूरी इनकम है, ये पूरी की पूरी इनकम बिलोंग करती है किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से, जो मालिक थे। क्योंकि ये इनका पैसा था मेरे बच्चे, ये तो इनका खुद का पैसा था, उसके इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट पर उन लोगों ने इनकम कमाई होगी, जो इनकम कमाई है वो सारी की सारी इनकम किससे रिलेटेड है? आपके इक्विटी शेयर होल्डर से। तो यानी उसमें तो पॉलिसी होल्डर को मैं दूंगा नहीं, मेरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो एज ए कॉन्ट्रीब्यूट कहां पर है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। क्या ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, ये भी तो इनकम है, बोलो, ये इनकम है, तो आपको नहीं लगता ये बिलोंग्स टू पॉलिसी होल्डर है? बोलो। बताओ भैया, आपको नहीं लगता क्या? यानी कि ये आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपके पॉलिसी होल्डर से। तो मुझे बताओ, क्या ये सारी की सारी इनकम यहां चली जानी चाहिए? बोलो। बोलो ना। बिल्कुल चली जानी चाहिए, ये इनकम है आपकी। चलिए, अब हुआ क्या, आपको नहीं लगता ये इनकी पॉलिसी बिलोंग्स टू क्या है? पॉलिसी होल्डर। अब यहां देखो, मैं कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर रहा हूं। यहां पर आपको इनकम आ गई, ये वाली इनकम मेरे बच्चे, ये वाली इनकम ना, ये वाली इनकम की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से एक्सपेंसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेड सेटलमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये वाला प्रॉफिट बचेगा। बोलो ना।
अरे मेरे बच्चे बोलना, इस इनकम को मैं इनकम ना बोलकर प्रॉफिट बोल दूं, मान लो ये जो प्रॉफिट बचा पूरा पूरा, ये पूरा की पूरा प्रॉफिट आपको क्या लगता है? मैं इस थोड़ा सा ना एक बार इसको मेरे बच्चे थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ ना, हल्का सा ना, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा मैं थोड़ा यही कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। यहां पर कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट, बोलो ना बच्चा, कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट, और बताओ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप क्या लोगे यहां पर बताओ? यहां लोगे इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रखना ओनली फॉर प्रीमियम वाला लोगे, इसमें से लेस कर दोगे ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिलेटेड टू पॉलिसी, या आप ऐसा कह सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस कर दोगे सेटलमेंट ऑफ क्लेम। मान लो कुछ पर्सन है जिनका इवेंट हो गया, घटना घट गई है, तो आपको उनको एज ए सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। आपके पास से प्रॉफिट बच गया जो आपके उस लाइफ इंश्योरेंस की इनकम का है। मेरी बात क्लियर है? जो आपने बिजनेस कैरी कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस का, उस लाइफ इंश्योरेंस से ये आपके पास प्रॉफिट है। अब क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के इनकम किसकी ली है, प्रीमियम वाला इन्वेस्ट किया उसकी इनकम ली है, प्रीमियम जो आपने पॉलिसी की उस पर जितने खर्चे थे, ऑपरेटिंग थे, क्लेम थे, सारे आपने सेटल कर दिए। सेटल करने के बाद ये जो इनकम बचती है, ये जो इनकम बचती है, मुझे बताओ कहां पर जानी चाहिए? ऐसा कर लो, प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से प्रॉफिट कमा लिया आपने। क्लियर है? अब इस प्रॉफिट का क्या होगा? इस प्रॉफिट के यहां पर इंस्टीट्यूट बोलता दो तरीके होंगे। बोला कि देखो भैया, बेसिकली ये जो इनकम है, ये बिलोंग्स टू है पॉलिसी होल्डर। हम ऊपर वाले की बात करना चाहें कि भैया देखो ये वाली जो इनकम थी ये मालिकों की थी, तो इस पर जितना भी हमने पैसा कमाया सारा सारा मालिकों को दे दिया, जिसको आप बोल सकते हो डिविडेंड। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या सर इसमें रिजर्व नहीं होंगे? मैंने बोला रिजर्व वगैरह बात अलग है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, डेफिनेटली इसी में से रिजर्व बनेगा, बनाना चाहते हो, बट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो उनसे ही रिलेट करेगी। मेरी बात क्लियर है? तो एज ए डिविडेंड ये चला जाएगा आपका यहां पर, एज ए डिविडेंड। अब नीचे चलो, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ कि भैया जो ये इनकम बची है ना, 95% रिटर्न बैक टू, ओ माय गॉड, इस इनकम का 90% रिटर्न बैक टू पॉलिसी होल्डर, और ये जो 5% है प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। मेरी बात क्लियर है? ऊपर वाली चीज मैंने आपको यही लिखवाई थी, देखो, ये मैंने बोला भैया ये इतना है, और ये भैया 95% है, तो 95% किससे बिलोंग करता है, पॉलिसी से। अब पहले बस मुझे इतना सा बता दो कि ये प्रोसेस समझ में आ गया आपकी में? क्या ये फंडामेंटल ड्राफ्ट समझ में आ रहा है आपकी में?
यदि ये फंडामेंटल ड्राफ्ट समझ में आया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। अभी मैं आपको फॉर्मेट लिखाऊंगा, फिर उसके हर एलिमेंट की कैलकुलेशन करवाना सिखाऊंगा। लेकिन जब आप फॉर्मेट्स को पढ़ोगे तो वहां पर आपको इसमें से आप बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि इनकम दो हो गए हमारे यहाँ पर। एक हो गई कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा, उस कॉन्ट्रीब्यूशन पर ही हमने इनकम कमाई है। बोलो, तो वो आपके शेयर होल्डर के अकाउंट में जानी चाहिए। जो इनकम आपने प्रीमियम पर कमाई है, तो वो वाली इनकम आपकी बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। तो यहां पर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस बात की क्लियरिटी होना जरूरी है कि कौन सा इंटरेस्ट कहां जाएगा, कौन सा इंटरेस्ट कहां नहीं जाएगा। तो जो हमारे पास अकाउंट्स रिलेट करता है इक्विटी शेयर होल्डर से, उसमें आपकी ये वाली इनकम जाएगी। मेरी बात क्लियर है? उस केस के अंदर आपकी ये वाली इनकम काम की है। और जब हम बात करेंगे बिजनेस की, तो वहां पर आपकी ये वाली, तो यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को दो हिस्से मिल गए, आपको याद हो तो। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, आपको दो तरीके की इनकम किसको मिल गई? इक्विटी शेयर होल्डर को। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि एक 5% बिजनेस का आएगा, वो आपके पास आएगा। अब टैक्स टैक्स क्या डिडक्ट होगा? नॉर्मल सिनेरियो यही है, टैक्स का क्या होगा? वो तो कटेगा डेफिनेटली, आपने प्रॉफिट कमाओगे तो टैक्स तो कटेगा ना आपके पास। तो टैक्स डिडक्ट की हम यहाँ पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर यही है। चाहो तो फटाफट से इसको आप नोट कर लो, या फिर आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो ना लो, आप इसको नोट ही कर लो, ज्यादा बढ़िया है। मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा इसका नोट करना। फटाफट से इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। चलिए, अब यहाँ देखिए, मैं बेसिकली दो पॉइंट की और बात करूंगा इसमें ना। पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा? 4, 5, 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म्स एन्युटी, दूसरी सरेंडर वैल्यू, तीसरी पेड अप पॉलिसी। मैं तीन चीजों के बारे में और बात करूंगा। एन्युटी क्या होती है? एन्युटी, मान लो आप एज ए पेंशन, क्या होते हैं मेरे बच्चे? पेंशन। पेंशन मंथली मिलती है, आप इसको मान लो ईयरली मिलेगी। अब आपको क्या होता है कि जैसे मैं कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, मैंने बोला देखो मुझे एट मैच्योरिटी डेट पर इतना पैसा मिलेगा, आप ऐसा करो से सारा का सारा पैसा मुझे एक साथ मत देना, मिलेगा आपको मैच्योरिटी के बाद, आप मुझे पैसा मत देना। आप ऐसा करना, एक साथ पैसा मत देना। आप ऐसा करना कि मुझे देख लेना कि जब तक मैं जीता रहूं
तब तक मुझे एक एनुअली हर साल एक किस्त का पेमेंट करता रहो। मंथली भी हो सकते नो डाउट, लेकिन मैं अभी एन्युटी की बात कर रहा हूँ, एनुअली बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्लियर है? मैंने बोला मान लो, जैसे मान लो कि अभी हमने पॉलिसी ले रखी है 60 साल की, तो अब 60 साल पर कंपनी असेसमेंट करेगी कि सामने वाला इंसान कितने साल और जिएगा, इसको एन्युटी कितनी पे करनी पड़ सकती है। ऐसा तो नहीं बोला हाँ ठीक है 1 लाख पर एनम दे देंगे। आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट बनता ओनली फॉर आपका मान लो 10 लाख रुपए का है, आपको चलो हम तुम्हें हर साल 1-1 लाख रुपए दे देंगे। तो उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से बोला ठीक है। अब वो मान लो 20 साल जिंदा रह गया, तो क्या करोगे? 20 साल तक जिंदा रह गया, अब सोचो भैया, तबीयत बढ़िया थी, खाता पीता बढ़िया था, तो उस केस में क्या करोगे आप? 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो 20 लाख हो गए आपके। तो प्रीमियम तो उसका ओनली फॉर मैच्योरिटी अमाउंट कितना था? 10 लाख रुपए का। तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। इसलिए कंपनी जिस डेट को मैच्योरिटी होती है, उस डेट को एनालिसिस करती है उसके हेल्थ का, और ये देखती है कि इसकी जो बची हुई लाइफ है, ये कितने साल और जिएगा। यानी कि उसका लिविंग पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, भाई कितने साल और जिंदा रहेगा बंदा। जितना वक्त व्यक्ति प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखते हैं, भैया 20 साल जिएगा, 25 साल जिएगा, उस हिसाब से कंपनी बोलती है कि हम आपको इतने रुपए का एन्युटी का अमाउंट दे सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है आप पहले से डिसाइड कर लो, देखो साहब 60 साल तक पॉलिसी ले रहा हूँ, 60 साल के बाद मुझे एक साथ अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे हर साल 1-1 लाख का अमाउंट चाहिए। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तुमने अमाउंट पहले डिसाइड कर लिया कि भैया 1 लाख है, तो यहां पर कंपनी फिर असेस करेगी कि यार 60 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी। ऐसा पॉसिबल है? बेसिकली ये एस्टिमेट करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कंपनी एस्टिमेट तो करेगी। तो उस आधार पर आपसे प्रीमियम डिसाइड होगा। या फिर आप प्रीमियम पे कर रहे हो और मैच्योरिटी बोल रहे हो नहीं भैया मैं एन्युटी दे दूं, तो उस टाइम पर कंपनी उस टाइम असेसमेंट करेगी, और असेसमेंट करने के बाद देखेगी कि कितने टाइम तक और जिएगा बंदा, और जितने टाइम तक जिएगा उस हिसाब से उसका अमाउंट डिसाइड करेगी, भैया ये आपको एन्युटी पर मिल जाएगा। उसको बोलते हैं एन्युटी। यानी कि आप एनुअल पेमेंट ले रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, ना कि आप एक साथ पेमेंट ले रहे हो। मेरी बात क्लियर है? चलिए, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्या है सरेंडर वैल्यू? मैंने पॉलिसी करवा रखी है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए पॉलिसी 20 साल तक चलेगी, 12 साल हो गए चलते चलते, इमरजेंसी ऐसा हुआ जैसे कोविड आ गया, कुछ नहीं बचा भाई, सब पैसा ही नहीं घर चलाने के लिए, और लड़की की शादी और करनी है, या किसी और की शादी करनी है, जो भी है मैं, पैसे की इमरजेंसी है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, माय लॉर्ड बहुत इमरजेंसी है, आप ऐसा करो हमारी पॉलिसी तोड़ दो। सुना होगा नाम पॉलिसी तोड़वा लेना। हमने पॉलिसी तोड़वा ली, हमने एफडी तोड़वा ली। यानी कि जब आप किसी भी पॉलिसी को बिफोर द मैच्योरिटी डेट आप उसको क्लेम करते हो कि नहीं हमें दे दो, हमें जरूरत है, तो उस टाइम कंपनी क्या करेगी बताओ? जितना प्रीमियम पे किया वो, और प्लस उस पर इंटरेस्ट, वो आपको पेमेंट कर देगी। दैट इज सरेंडर वैल्यू। मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। मैंने क्या क्या जो आपने प्रीमियम पे किया वो, और जो उस पर इंटरेस्ट बनता है वो दोनों आपको नॉर्मल जो इंटरेस्ट पे बनता है वो आपको पे करके आप घर भेज देगी। मेरी बात क्लियर? इसी को बोलते हैं पॉलिसी को तोड़वाना, जिसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू का मिलना। जब हम पॉलिसी को ब्रेक करवाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ द ब्रेक ऑफ द पॉलिसी, उस टाइम के अंदर जो उस टाइम पर जो हमारे पास अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आएगा ऑन दैट टाइम, वही हमारे पास कहलाती है सरेंडर वैल्यू। मेरी बात क्लियर है यहां तक? बिफोर द मैच्योरिटी डेट, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी, मुझे पैसे की इमरजेंसी नहीं है, मुझे पैसे की इमरजेंसी नहीं है। सरेंडर वैल्यू के केस में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, हमें इमरजेंसी थी, पैसा चाहिए था, हमने बोला पॉलिसी तोड़ दो आप। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? लेकिन यहां पर पैसे की इमरजेंसी नहीं है। मैं यहां पर कंपनी के पास गया, मेरी जॉब छूट गई, मैंने बोला कंपनी कंपनी सुनो मेरी बात सुनो, क्या है कि मैं अब फ्यूचर की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस पॉलिसी जो हमने चल रही है, इसकी जो मंथली या एनुअल जो भी आपका प्रीमियम का अमाउंट रहता है, मैं फ्यूचर में इसका एनेबल इन द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मैं अमाउंट के प्रीमियम में पे नहीं कर पाऊंगा अभी। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक नहीं? तो इस केस के अंदर यहाँ पर कंपनी जब पे नहीं कर पाएगा, तो बोला आगे तो मैं पे करना नहीं है, तो हम मान लेते पॉलिसी यहीं खत्म कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपको एक अमाउंट पे करोगे, जिसको बोलते हैं पेड अप अमाउंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पेड अप अमाउंट। कैसे निकलता है वो आप जब प्रैक्टिकल आएगा तब सीखेंगे। आप सिंपली ऐसे भी सीख सकते हो ना, चलो मैं इसे लिख ही लो इसकी ना। पेड अप अमाउंट कैसे आएगा? पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट कैसे आ गया?
सम अश्योर्ड कितने का है भैया? दूसरा, टोटल प्रीमियम कितना पे करना था आपको? होल लाइफ में। और एक्चुअल कितना पे कर, एक्चुअल प्रीमियम पेड, एक्चुअल प्रीमियम पेड। मैं ऐसा कह दूं आप सिंपली, जैसे मान लो आपने 50 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, जिस पर प्रीमियम आपको 25 लाख करना है। अब तक प्रीमियम 10 लाख पे कर चुके हो, अब फ्यूचर में नहीं कर पाओगे, तो उस केस के अंदर 20 लाख आपको मिल जाएंगे। मैं ऐसा कह दूं आपको प्रपोर्शन, जो 80 और जितने की इंसू, यहां देखना, यहां आपने पॉलिसी ब्रेक की थी, ब्रेक द पॉलिसी, आपने पॉलिसी तोड़वा रहे हो भैया, नहीं दे दो खत्म। लेकिन इस केस के अंदर आपको याद रखना, अमाउंट कब मिलेगा देखना पड़ेगा आपको। अमाउंट हो सकता है कि आपको जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो, एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट मिल सकता है, लेकिन अमाउंट का कैलकुलेशन ऐसे होगा। मेरी बात क्लियर है? ये कंपनी डिसाइड करेगी उसको पे कब करना है, लेकिन इस केस के अंदर खुद यहां पर पॉलिसी होल्डर डिसाइड कर रहा है कि सर मेरी पॉलिसी तोड़ दो, ब्रेक कर दो, और जो अमाउंट मुझे दे दो क्योंकि मुझे जरूरत है। यहां पर इसको अमाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये किसी इंस्टॉलमेंट के पे करने में एनेबल है। यदि फ्यूचर का पेमेंट करने में एनेबल है, तो उस केस के अंदर आपको यहां पर चीज देखनी पड़ेगी कि पॉलिसी का पेमेंट कब कर रही कंपनी, वो कंपनी डिसाइड करेगी। मेरी बात क्लियर? मेरे हिसाब से पॉलिसी आपको एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंपनी डिसाइड करेगी इसको देना कब है, बट देने का जो कैलकुलेशन है वो कितना अमाउंट पे करेगी वो यहां पर कैलकुलेशन में दे रखा है। मेरी बात क्लियर है? ये भी आप यहां पर नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट था। एक चीज और इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट नंबर 6, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्लेम मीन्स, या क्लेम मीन्स मतलब क्लेम इंक्लूड्स, क्लेम इंक्लूड्स पेड, इंटीमेट एंड एडमिटेड, इंटीमेट बट नॉट एडमिटेड। तीनों भैया, तीनों जाएंगे। आपने क्लेम किया, एक्सेप्ट हो गया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्लेम किया, कर दिया है, लेकिन वो अभी एडमिट नहीं हुआ, इन प्रोसेस में है, तो आप तो ये मान चलो ना, क्लेम जब एडमिट करते हो आप, जब आपका जेन्युइन केस बन जाता है ना, ये वाली चीज है। ठीक है, तो ये आप क्लेम में रखोगे, इसको क्लेम में रखोगे, इस बात ध्यान रखना ना, इसको भी क्लेम में रखोगे। तो तीनों चीज आपके साथ क्लेम में इन्वॉल्व है, तीनों चीज आपकी क्लेम में इन्वॉल्व है। तीनों चीज क्लेम में आपकी क्या है बेटा, इन्वॉल्व है। चलिए, पॉइंट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ अश्योरेंस फंड। लाइफ अश्योरेंस फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये आपको नेट इनकम निकालने का तरीका है। क्या मेरे बच्चे? नेट इनकम निकालने का तरीका है। तो इसमें क्या आएगा? यहां लिखोगे क्या? इनकम। जैसे इनकम ऑन सिक्योरिटीज, प्लस आपको मिला होगा प्रीमियम। मतलब नेट फंड कितना आया है, जो भी इनकम है, अदर इनकम, जो भी आपको मिला है। गया कितना वो लेस करना है यहां से। गया कितना वो आपको यहां से देखना है। जैसे क्लेम, क्लेम है, वो आपको देखना है। ठीक है ना? क्लेम है आपका, वो आपको ऐसे क्या करना है, देखना है। इसके अलावा मान लो आपके पास और कैपेसिटी यही होता है, या कोई बोनस है, और क्या हो सकता है, अदर मान लो आप, अदर पेमेंट। लाइफ अश्योरेंस फंड है। ये कैलकुलेशन डेफिनेटली मैं डेप्थ में चर्चा करूंगा बाद में। अभी आप एज फॉर्मेट समझ लो बस। इस पर बहुत क्वेश्चंस हैं आपके पास ना, एक या दो क्वेश्चन में करवाऊंगा, बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। देखो आपको दिखा देता हूं मैं आपके लिए। देखो, सारे क्वेश्चन इसी पर हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर है। क्या बनवा रहा है? लाइफ अश्योरेंस फंड बता रहा है भैया, 31 क्लोजिंग वाला बता रहा, क्लोजिंग वाला। सब में लाइफ अश्योरेंस फंड पूछ रहा है। देखो, सन लाइफ कंपनी है, लाइफ अश्योरेंस फंड, बहुत सारे क्वेश्चन देखो हर बार आया है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके एग्जाम में देखने को मिला है ये। देखो, हर क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, देखो, तो लाइफ अश्योरेंस फंड इज इंपॉर्टेंट। सिंपल है, इनकम माइनस खर्चे। ठीक है ना? अब क्लोजिंग बैलेंस निकल कर क्या जाएगा, मोटा मोटा यही है। चलिए, चाहो तो एक क्वेश्चन देख सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कंसेप्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे, देन उसके बाद अपन कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, देखो आपसे। आपसे बोल रहा है मेरे भैया, देखो, एक रेवेन्यू अकाउंट में बताना है कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर है जो ये LAF है, लाइफ इंश्योरेंस फंड का अमाउंट है, ये रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कहां होता है मेरे बच्चे? रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है ना? एक चीज मैं आपको और नोट करवा देता हूं साथ के साथ में, कि जो ये आपका P&L अकाउंट है, यहां देख, यहां लिख लो, साथ में लिख लो। ये जो P&L अकाउंट है, ये जो आपका P&L अकाउंट है, ये शेयर होल्डर अकाउंट है। किसका बच्चे? ये शेयर होल्डर का अकाउंट है। ये शेयर होल्डर का अकाउंट है। और ये जो अकाउंट है, ये आपका पॉलिसी होल्डर का अकाउंट है। अब आपको ये कह रहा है कि बताओ, आपके रेवेन्यू अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जाएगा एज ए लाइफ इंश्योरेंस फंड, एज ए इनकम। समझ में आ रहा है? तो यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में कौन सा वाला जाएगा? पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड। तो जो आपके पास जो इनकम इस फॉर्मेट में नोट करवाई है, इनकम सिक्योरिटी, दैट इज ये होगी इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा था, जो आपका प्रीमियम वाला था। ये प्रीमियम की बात कर रहा है। आपने प्रीमियम दिया होगा कंपनी को, रिसीव हुआ होगा कंपनी को, तो प्रीमियम उसके लिए इनकम है। उस प्रीमियम को इन्वेस्ट किया होगा, उस पर भी इनकम आई होगी, वो भी उसकी इनकम है। तो ये ओनली फॉर जो बात कर रहा है पूरी पूरी, ये पॉलिसी होल्डर की बात कर रहा है। मेरी बात क्लियर है?
तो यानी कि हर बात को आपको दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा कि कौन सा फंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और सिक्योरिटी दो होंगे, हमारे पास एज ए इक्विटी वालों का भी होगा और हमारे पास पॉलिसी होल्डर का भी होगा। तो यहां जो बात कर रहा है एलएफ की, लाइफ इंश्योरेंस फंड की, तो लाइफ अश्योर किसकी की है हमने, बताओ किसकी की है, हमने की है पॉलिसी होल्डर की, तो बिलोंग्स टू पॉलिसी होल्डर। और वैसे भी देखो ना, इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ है ही नहीं है, सीधे इनकम और डिविडेंड खत्म कर दिया, उनके पास खर्चों का कोई होता नहीं है। यहां जहां खर्चे आ रहे हैं, समझ लो हम पॉलिसी होल्डर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बेसिकली कंपनी की बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आ जाओ फटाफट से। तो आपका क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बोलता है मेरे बच्चे, कि आप हमें बताओ कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस फंड का जो अमाउंट है, वो आपका हमारे उसमें कितना जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में कितना जाएगा। हमारे पास ओपनिंग दे रखा है भैया, क्या 31 मार्च 2013 का दे रखा है, आप पास ये इंफॉर्मेशन है, तो आपको निकालना है, क्लोजिंग निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास क्या दे रखा है मेरे बच्चे, बताओ ना। ठीक है। हाँ। चलिए, इससे क्या निकलेगा बेटा, एलिफेंट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ओपनिंग और ऐड कर दूं, ओपनिंग फंड को निकल का जाएगा क्लोजिंग। ठीक है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो इसको अपन यहां भी समझ सकते हैं नीचे आकर के। वो हमारे ड्यूरिंग द फंड था, कि हमने ड्यूरिंग द ईयर की क्या लिए, इनकम, और ड्यूरिंग द ईयर के लिए खर्चे, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हमें इनकम जनरेट हुआ, दैट इज वो। और ओपनिंग जो पड़ा हुआ तो ऐड कर दूंगा बस में से, तो क्लोजिंग निकल का जाएगा। भाई देखो, मेरे पास पैसा 100 रुपए पड़े थे, मैंने 50 और कमाए, 150 हो गए, उसमें से मैंने 30 का क्लेम कर दिया, 30 गए तो कितना बचा, वही है क्लोजिंग फंड मेरे पास। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ओपनिंग दे रखा है, तो लिख दो यहां पर। तो यहां लिखेंगे हम क्या, स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग लाइफ अश्योरेंस फंड। हम यहाँ पर क्लोजिंग अश्योरेंस फंड निकाल रहे हैं। चलिए बताओ, ओपनिंग फंड हमारे पास कितना अवेलेबल है। ओपनिंग फंड है 6221, 61, सॉरी 6221 ना, 6221 310, यही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बताओ बेटा। इनकम ड्यूरिंग द ईयर, इनकम ड्यूरिंग द ईयर। आ जाओ, ये कितना है, इनकम ड्यूरिंग द ईयर। और मैं साथ के साथ यहाँ एक चीज और लिख देता हूं, लेस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। या मैं बेसिकली कहूं तो क्लेम कह सकता हूँ ना, क्लेम, क्योंकि यहाँ पर खर्चे क्लेम ही आएंगे 90%। चलिए, अब देखो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है। पहला ओपनिंग मेरे पास हो गया, क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या है, बोलो ना, इसका मतलब क्या है, क्लेम आपको कवर हुआ तो इनकम हुई होगी, बोलो ना। आपने यहां देखा था, मैंने यहां बिजनेस का सिनेरियो आपको समझाया था, कहां पर, यहां देखो,
आपको क्लेम री इंश्योरेंस हुआ, तो री इंश्योरेंस में क्लेम आपको रिसीव होगा, देखो ना, क्लेम पेड करेगा, कौन करेगा, मैक्स लाइफ। ये बेसिकली सीडेड का केस है। आपको री इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, जब आपने बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया होगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते ना, एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है क्लेम कवर्ड अंडर, यानी कि ऐसा क्लेम जो री इंश्योरेंस से कवर हो चुका था। अब री इंश्योरेंस से कवर हो गया, इसका मतलब तुम्हें नहीं देना, तो इसका मतलब तुम्हें किसी से मिला होगा जब तुम पे करोगे। तो यानी कि मैं यहां पर बात करूं, मेरे बच्चे, चाहो तो ऊपर दिखा दो, चाहो तो मैं यहां पर दिखा सकता हूं। जो क्लेम पेड करोगे, उस क्लेम पेड में से लिख दोगे री इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम। कितने का मेरे बच्चे बताओ ना, 12,000 का। अल्टीमेटली चाहे तो ऊपर ऐड कर दो, वो बेकार हो जाएगा। चाहे आप क्लेम का जो अमाउंट है उसको नेट ऑफ कर दो कि भैया मुझे 2 लाख पे करना है, जिसमें से 20,000 मुझे ऊपर वाले ने दे दिया, जो कि री इंश्योरेंस बिजनेस में कवर था। ठीक है, ये कितना हो गया, बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, आपको इतने का प्रीमियम मिला है, बोलो ना मेरे बच्चे, ये आपको क्या मिला, बोनस रिटेंशन है। बोनस रिटेंशन मतलब पेड करना पड़ेगा, तो ये बोनस में आ जाओ। कितने का, ये डायरेक्ट ले रहा हूँ 4500 का, या कोई दिक्कत, नेट ऑफ में ले लो ना यार, छोड़ना है सारा, नेट ऑफ में एक साथ ही लेंगे। 4500। आगे देखो, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी इनकम है मेरे बच्चे, तो यहां लिख लो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितने का है, 8260, 8260। आगे क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ये मिला नहीं है बट इनकम तो है, तो प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। बट ये प्रीमियम में जाएगा मेरे बच्चे, एक मिनट रुको, ये प्रीमियम में जाएगा ना, प्रीमियम पहले लूंगा मैं, यहां लूंगा पहले प्रीमियम रिसीव, प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का और कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो वैसे डायरेक्ट वेट कर सकते हो। 5410, 5410 ना। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, ये भी आपको लेने पड़ेंगे, तो मैं सीधा काटू 26,500 का। ये आप यहाँ देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 26,500 का। आगे और क्या, और तो कुछ है नहीं, प्रीमियम नहीं है इसमें। ठीक है, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं भैया, ये प्रीमियम डायरेक्ट पूरा जाएगा। क्या हो गया इसको, अरे इसको क्या हुआ है, दिक्कत हो गई इस पेन से, एक सेकंड। चलिए ठीक हो गया, इसको आप ऐड कर दो, 8260 प्लस 5410, ये हो गया 13,670 का। नीचे निकालो, 26,500 था, 12 कर दो 12,000, नेट ऑफ आ जाएगा 14,500 का। और ये भी है, ये 14,500 प्लस 4,500, 19,000। लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा निकल कर। क्लोजिंग बैलेंस कितना था बताओ, ये 6221 हाँ, प्लस करना 13,670, माइनस करना 19,000, ये आ गया 611,5980, 6180, 13,670, ये 19,000 आएगा। 500 प्लस 45,
19,000 ही आएगा कैलकुलेशन तो यार, एक सेकंड रुको। 62 21 3110 प्लस करना 13,670 माइनस करना 19,062। अच्छा, कैलकुलेटर मिस्टेक में बचे, कितना आएगा 62 15,980, दैट इज ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये देख लेना आप, कैलकुलेटिव थोड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर क्लियर है, सिंपल है भैया। इनकम पैसा कितना आया है, पैसा कितना गया है उस पॉलिसी पर, खत्म। वही है आपका ड्यूरिंग द ईयर का एलएफए का फंड, ओपनिंग है उसको ऐड कर दो, आपका आ जाएगा क्लोजिंग। यानी कि ओपनिंग जितना रिसीव हुआ साल में वो ऐड कर दो, जितना पे हुआ खत्म कर दो, तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, सेकंड का है। आई होप, उम्मीद करता हूँ, यहाँ देखो एक बार फटाफट से एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूँ उसके लिए, फिर बाद में देखेंगे अपन लोग। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लेम कवर री इंश्योरेंस ये आपका लेस होगा किसमें से बताओ, क्लेम में से, क्लेम पेड में से। बोनस यूटिलाइज रिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका बोनस है, ये भी आपका खर्चा है, लेस होगा। इंटरेस्ट अक्रूड ये इनकम है, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ये आपकी इनकम ऐड होगी। क्लेम इंटीमेट ये आपका क्लेम यहाँ से जाकर के लेस हो जाएगा। इनमें कहूँ तो 32,400, और 32,400 जो है 32,400 माइनस करना मुझे 17,000, तो क्लेम का जो नेट अमाउंट है वो जाएगा 15,400 का। ठीक है, और 14 लिख लो वाली 7520400, ये माइनस में जाएगा, 6300 माइनस में जाएगा, 13,240 ये माइनस में जाएगा, 13,240, एक सेकंड रुको, 13,240 प्लस में जाएगा, 10,180 प्लस में जाएगा। ठीक है, निकाल लो आप कितना आ रहा है, 757,520,400 माइनस, माइनस करना 15,400 माइनस करना 6300 का, प्लस करना है 13,240 का, प्लस करना है 10,180 का, ये आएगा 757522120 का। ठीक है ना, सिंपली एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फटाफट से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऐसे सबका निकाल सकते हो। ये आपका बेसिकली कितने नंबर का आता है, 7 मार्क्स का। और आई होप, उम्मीद करता हूँ 7 मार्क्स के दो ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, या 7 to 5 हो सकता है, बेसिकली 10 मार्क्स का 10 to 15 है, तो एक क्वेश्चन तो 7 मार्क्स तक आएगा, फिर एक एमसीक्यू दे सकता है आपके लिए। तो मेन प्रोबेबिलिटी तो देखो सारे लाइफ इंश्योरेंस के ना, साहब ये तो मैं सारे होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ना ये मैंने करवा दिया है, ये भी होमवर्क में है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ आपके लिए, ये भी आपका होमवर्क में है। ठीक है, ये सारे होमवर्क में है आपके लिए। और ये वाला अमाउंट मैं खुद कराऊंगा ना, ये मैं कराऊंगा, पोस्ट पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये। इसके बाद अपन इनको देखेंगे, इसके बाद अपन इनको देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे बैलेंस शीट को छोड़कर बस, ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, उसको छोड़ के, यानी इसको छोड़ देंगे हम, इस लास्ट क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे, अपन इस लास्ट क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको लगता है सर इसको एग्जाम से पहले करवाना, तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे बट इसको, और एक लास्ट सेशन के अंदर इस टॉपिक को हम करेंगे खत्म। देन उसके बाद जो बैंकिंग कंपनी है, कोशिश करेंगे एक क्लास के अंदर, चाहे लंबी हो जाए वो, एक क्लास के अंदर पूरा बैंकिंग का खत्म करेंगे अपन लोग ना। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन वही होगा, मतलब इस सेशन को खत्म हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसको इंश्योरेंस कंपनी लेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी बाद फाइनल अकाउंट को थोड़ा मैं होल्ड पे करूंगा, और फिर पूरे इंडेज बचे हुए हैं उन सारे इंडेज को खत्म करूंगा। फिर इंडेज खत्म होने के बाद एक ही टॉपिक बचेगा जो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका फाइनल अकाउंट। उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि उसका टोटल 14 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन आता है, उस पर डेफिनेटली बढ़िया चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा कोई टॉपिक लगता है सर इसको भी करवाना है, तो आप डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी जाकर के मैसेज कर देगा, डेफिनेटली हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे जो आप उसको बोलोगे। ठीक है मेरे बच्चे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास जो दे रखी टॉपिक की लिस्ट, हम उसी पर कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे।